हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फ्लोरेंस लिटार द्वारा लिखी गई पुस्तक पर्सनैलिटी प्लस। ये उसका थर्ड पार्ट है। अगर किसी ने सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों की प्रकृति, उनकी शक्तियों के बारे में जाना। आइए अब बात करते हैं पूर्ण निराशावादी प्रकृति के बारे में। अध्याय 4। आइए पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के साथ सुनियोजित बने। दुनिया को पूर्ण निराशावादी प्रकृति के व्यक्तियों यानी परफेक्ट मेलनकॉलिक्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जीवन को तह तक जाकर देखने की गहराई, संसार के सौंदर्य को सराहने वाला कलात्मक स्वभाव, मास्टरपीस बनाने की अनूठी प्रतिभा, विश्लेषण करने और उचित समाधान तक पहुंचने की योग्यता, दूसरों के घटिया काम के विपरीत उत्कृष्टता के हर विवरण पर ध्यान देने का गुण, जो काम शुरू किया जाए उसे पूरा करने का लक्ष्य, यह कसम खाना कि अगर कोई काम करने लायक है तो यह अच्छी तरह से करने लायक है, हर काम अच्छी तरह और क्रम से करने की इच्छा। प्रकृतियों को समझने से पहले मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती थी जो मुझसे अलग स्वभाव के होते थे। मैं चाहती थी कि लोग जीवन का आनंद लें और उनका स्वभाव मौज मस्ती का हो। मैं खुद को इतना अच्छा समझती थी कि मुझे अपनी कमियों का एहसास ही नहीं हुआ या मदद की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जब मैं खुद का विश्लेषण करने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि हालांकि मैं बाहर से अच्छी दिखती थी, लेकिन मुझ में काम को पूरा करने की प्रवृत्ति नहीं थी। मैं अपने पति फ्रेंड की गहराई, संवेदनशीलता, सुनियोजित प्रवृत्ति और सूचियों को महत्व देने लगी। तब जाकर मैं यह समझी कि मुझे फ्रेड जैसे सच्चे सहायक और पूर्ण निराशावादी प्रकृति के उन मित्रों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी जो जीवन की सतह से नीचे देख सकते थे। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति दरअसल बचपन से ही गहरी सोच में डूबा दिखता है। वह शांत रहता है, कोई फरमाइश नहीं करता और अकेले रहना पसंद करता है। वह शुरुआत से ही समय की पाबंदी पसंद करता है और सुनियोजित माता या पिता से उसकी अच्छी पटरी बैठती है। उसे शोर शराबे और दुविधा से कष्ट होता है। साथ ही उसे यह भी अच्छा नहीं लगता कि उसे खींचकर अलग अलग जगह ले जाकर उसकी दिनचर्या में व्यवधान डाला जाए। जब हमने अपने बेटे को गोद लिया तो हम प्रकृतियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए हमें पता नहीं था कि वह पूर्ण निराशावादी है। हमें बताया गया था कि वह गंभीर स्वभाव का था और कभी मुस्कुराता नहीं था। हमें यह भी बताया गया कि 3 महीने की उम्र से ही वह पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति का विश्लेषण करता दिखता था। उसके ये गुण बाद में भी नहीं बदले। किशोरावस्था में वह गंभीर और विश्वसनीय था। वह अक्सर मैरिटा के मस्खरेपन से चिढ़ जाता था। वह जिंदगी को बहुत मज़ेदार नहीं मानता था। उसके लिए सुबह सुबह मुस्कुराना लगभग असंभव होता था। आज भी वह अंतर्मुखी तथा गंभीर है और प्रबल बहिर्मुखी परिवार में रहने के बाद भी उसका स्वभाव जरा भी नहीं बदला है। पूर्ण निराशावादी लोग चिंतक होते हैं। ये लोग लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं, व्यवस्था व क्रमबद्धता के प्रति निष्ठावान होते हैं और सौंदर्य तथा बुद्धि के प्रशंसक होते हैं। वे रोमांच की तलाश में नहीं भटकते, बल्कि अपने जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना का विश्लेषण करते हैं। अगर पूर्ण निराशावादी व्यक्ति न रहें तो हमारे समाज में कविता, कला, साहित्य, दर्शन या संगीत बहुत कम रह जाएगा। हम संस्कृति, परिष्कार, अभिरुचि और प्रतिभा से महरूम हो जाएंगे। हमारे पास बहुत कम इंजीनियर, आविष्कारक और वैज्ञानिक होंगे। हमारे अकाउंटिंग लेजर बेकार हो जाएंगे और हमारे आय व्यय के कॉलमों की संख्या समान नहीं होगी। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति मानवता की आत्मा, मस्तिष्क और हृदय हैं। ओह, दुनिया को पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। गंभीर, विचारशील और विश्लेषणवादी।
लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, जबकि पूर्ण निराशावादी व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति को बोलना अच्छा लगता है और वह हर बात बता देता है, जबकि पूर्ण निराशावादी व्यक्ति गंभीर, शांत और विचारमग्न रहता है। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति जीवन को गुलाबी रंग के चश्मे से देखता है, जबकि पूर्ण निराशावादी व्यक्ति का स्वभाव जन्म से ही निराशावादी होता है। वह समस्याओं के आने से पहले ही उन्हें भांप लेता है और किसी भी काम को करने से पहले उसकी कीमत का हिसाब लगा लेता है। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति हमेशा मामले की तह तक पहुंचना चाहता है। वह चीज़ों का सतही मूल्यांकन करने की बजाय गहरे सत्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करता है। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति बातें करता है, तीव्र क्रोधी व्यक्ति काम करता है, शांत संतोषी व्यक्ति देखता रहता है, जबकि पूर्ण निराशावादी व्यक्ति सोचता है, योजना बनाता है, रचना करता है और आविष्कार करता है। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति नीरस काम को भी शौक से करने को तैयार रहते हैं, बशर्ते उन्हें भविष्य में सुखद परिणाम की झलक दिख रही हो। पूर्ण निराशावादी बच्चा घंटों तक पियानो की प्रैक्टिस करके अपनी प्रतिभा को निखार सकता है, जबकि लोकप्रिय आशावादी बच्चा 2 बार द ट्रेन सॉन्ग बजाकर खेलने में लग सकता है। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के लिए मस्तिष्क की आंतरिक कार्य पद्धति महत्वपूर्ण होती है और वे पालने में लेटे लेटे ही अपने आसपास के जीवन का अवलोकन करना शुरू कर देते हैं। पूर्ण निराशावादी बच्चों के पास ऐसे खिलौने होते हैं जिनमें बुद्धि और विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है। वे अपनी उंगलियों से काम करना पसंद करते हैं, समस्याओं के जटिल जवाब सोच लेते हैं और उद्देश्यपूर्ण गंभीर मनोरंजन की योजना बना लेते हैं। स्कूल में पूर्ण निराशावादी विद्यार्थी टर्म पेपर और रिसर्च प्रोजेक्ट से खुश होते हैं। वे अकेले रहकर काम करना पसंद करते हैं क्योंकि बातचीत करने से प्रगति धीमी होती है। वे ऐसे विषय पसंद करते हैं जो नए व गहरे हों तथा जिनकी सही तरह से जांच या खोजबीन नहीं की गई हो। उन्हें व्यवस्थित और तार्किक तरीके से पढ़ाने वाले टीचर ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे पति फ्रेड को बचपन से ही बर्तन साफ करना अच्छा लगता था। परिवार में सिर्फ उन्हीं को यह काम पसंद था। दरअसल उन्हें यह विश्लेषण करना अच्छा लगता था कि इस काम को ज़्यादा अच्छी तरह कैसे किया जा सकता है। जब मैं पहली बार उनसे मिली तो वे न्यूयॉर्क सिटी के स्टोफर्स रेस्टोरेंट में मैनेजर बनने का प्रशिक्षण ले रहे थे और अपनी विश्लेषणात्मक योग्यताओं का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें बर्तन साफ करना तब भी अच्छा लगता था और उनके समूह में सिर्फ वे ही बर्तन साफ करने के प्रशिक्षण को लेकर उत्साहित थे। उन्हें लंच के समय डिश रूम में महासंग्राम में जाना, अराजकता के माहौल में क्रमबद्धता लाना और बर्तन धोने वालों को विजय तक पहुंचाना बहुत अच्छा लगता था। बहरहाल कई बार वे अपनी इस काबिलियत को कुछ ज़्यादा ही दूर तक ले जाते थे। जब हमारी नई नई शादी हुई तो एक बार उन्होंने मुझे बर्तन साफ करते देखकर कहा, तुमने 42 बार अनावश्यक हाथ हिलाया। शायद मैंने ऐसा किया था, लेकिन निश्चित रूप से मुझे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा था। स्टोफर्स में फ्रेड के जिस गुण की सबसे ज़्यादा सराहना हुई वह था रेस्तरां की समस्याओं का विश्लेषण करने और बिना शोर मचाए उन्हें सुलझाने की योग्यता। महत्वाकांक्षी युवा एग्जीक्यूटिव होने के नाते उन्हें डाइनिंग रूम के एक कोने में खड़े होने में गर्व अनुभव होता था। वहीं खड़े खड़े वे वेट्रेस की तरह उस बो टाई को देख लेते थे जो ठीक तरह से नहीं बंधी होती थी, हर तस्वीर को जिसका फ्रेम टेढ़ा होता था, हर नमकदानी और मसालदानी को जो टेबल के बीच में नहीं होती थी, हर कुर्सी को जो सही तरह से टेबल के नीचे नहीं सरकी होती थी। फिर वे घर लौटते थे और एक बार घर की तरफ देखकर जो बोलना शुरू करते थे, आप बाकी बातें समझ ही गए होंगे। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति आमतौर पर ऐसे व्यवसाय और कैरियर ढूंढ लेते हैं जहां उनकी योग्यताओं की कद्र होती है। वे जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करते हैं और थिंक टैंक को विचारों से लबालब कर देते हैं।
गंभीर विचारशील मस्तिष्क और विश्लेषणात्मक स्वभाव सकारात्मक गुण हैं, लेकिन अति होने पर पूर्ण निराशावादी व्यक्ति समस्याओं के बारे में निरर्थक चिंता करने लगते हैं और दूसरों को आंकने में जुटे रहते हैं। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों की चौकन्नी निगाह के सामने बाकी लोग घबरा सकते हैं। गंभीर और उद्देश्यपूर्ण। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति गंभीर होते हैं। वे दीर्घकालीन लक्ष्य बनाते हैं और सिर्फ वही काम करना चाहते हैं जो उन्हें लक्ष्य तक ले जाते हों। दुर्भाग्य से उनकी शादी आमतौर पर ऐसे लोगों से होती है जो मौज मस्ती भरे जीवन को पसंद करते हैं। इसीलिए वे उन हल्की फुल्की बातों से परेशान हो सकते हैं जिनसे उनका जीवन साथी रोमांचित होता है। जब हमारी बेटी लॉरेन की नई नई शादी हुई तो वह और मैं मकान खरीदने के अभियान पर निकल पड़े। हमें दरअसल मकान खरीदने की जल्दी नहीं थी। मकान देखने का काम ही अपने आप में मज़ेदार था। हर मकान में कुछ गंभीर कमियां थी और दोपहर ढलने तक मैं अपने पति फ्रेड को उन भयंकर मकानों के बारे में बताने के लिए बेताब होने लगी। मैं उनके बिजनेस ऑफिस में धड़धड़ाती हुई घुसी और बैठ गई ताकि उस दिन की रंगीन कहानियां सुनाकर उनका दिल बहला सकूं। जब मैं अपनी मनमोहक कहानी सुना रही थी तो फ्रेड ने मामले की तह तक पहुंचाने वाले एक भयानक सवाल पूछ लिया, जिससे मेरी बकवास रुक गई। क्या लॉरेन ने मकान खरीदा? मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि इसके बाद मैं लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुना सकती थी। देखो, क्या मकान खरीदा? नहीं, लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। मेरे पास बहुत से काम है। मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि मैं उन सभी मकानों के लंबे वर्णन सुनूं जो तुमने नहीं खरीदे। मैं घर की तरफ लौटते समय यह सोचने लगी कि पूर्ण निराशावादी व्यक्ति 1 घंटे की बकवास नहीं सुनना चाहते, जब सच्चाई सिर्फ एक शब्द नहीं में बताई जा सकती है। प्रतिभा और बुद्धि। अरस्तु ने कहा था कि सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति निराशावादी प्रकृति के होते हैं। लेखक, कलाकार और संगीतकार आमतौर पर पूर्ण निराशावादी होते हैं क्योंकि वे उस नैसर्गिक प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं जिसे सही तरीके से प्रेरित करने और तराशने पर वे महान बन सकते हैं। माइकल एंजेलो निसंदेह पूर्ण निराशावादी थे। इसीलिए हालांकि इस वक्त वे हमारे टेस्ट देने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं। मोजेस डेविड और पाइटा की विश्वविख्यात प्रतिमाएं गढ़ने से पहले उन्होंने मानव शरीर का अध्ययन किया था। वे मुर्दाघरों में गए और उन्होंने लाशों को खुद चीर कर मांसपेशियों का अध्ययन किया। चूँकि वे अपने ज़माने के औसत मूर्तिकार से ज़्यादा गहराई में लाए गए थे, इसीलिए उनकी प्रतिमाएं आज तक सुरक्षित रखी जाती हैं और उनका सम्मान किया जाता है। अगर मुझसे मूर्ति तराशने को कहा जाता तो मैं संगमरमर की शिला पर पूरे जोर से प्रहार करती और हर उस चीज़ को जल्दी से छील देती जो डेविड जैसी नहीं दिखती थी। किस्मत अच्छी होती तो मेरी कलाकृति पॉइंट बुगू पोस्ट ऑफिस के सामने वाली खाली जगह पर रखी जा सकती थी, लेकिन पाइटा आज सेंट पीटर्स के बेसिलिका को सुशोभित कर रही है। माइकल एंजेलो आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। बहरहाल, रोम के वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत पर बने भित्ति चित्रों के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ये 9 दृश्य बुक ऑफ जेनेसिस में लिए गए हैं और उन्हें ज़मीन से 70 फुट ऊपर बनाई मचान पर पीठ के बल लेटकर बनाने में 4 साल लगे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर माइकल एंजेलो लोकप्रिय आशावादी होते तो क्या होता? उनके पास कोई योजना नहीं होती। वे एक कोने से शुरू करके तस्वीर बनाने लगते और उस वक्त जो उनके दिमाग में आता उसका चित्र बना देते। मचान पर चढ़ने के बाद उन्हें पता चलता कि वे लाल पेंट तो नीचे ही भूल आए थे और उन्हें उसे लाने के लिए नीचे उतरना पड़ता। कुछ दिनों तक अकेले मचान पर रहने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट में उनकी रुचि खत्म हो गई होती। उन्होंने वह काम छोड़ दिया होता और एडम अंजीर के पत्तों के बिना ही रह जाता। लेकिन माइकल एंजेलो पूर्ण निराशावादी थे, इसीलिए आज उनका नाम सार्वकालिक महानतम प्रतिभावान रचनाकारों में शामिल है। अगर आप पूर्ण निराशावादी हैं
तो क्या आप अपनी आंतरिक योग्यताओं को विकसित करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहे हैं? गुणी और रचनात्मक। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति सबसे ज़्यादा गुणी और रचनात्मक होते हैं। उनकी अभिरुचि कलात्मक, संगीतिक, दार्शनिक, काव्यात्मक या साहित्यिक हो सकती है। वे गुणी लोगों की कद्र करते हैं, प्रतिभावान लोगों की सराहना करते हैं और कभी कभार भावनाओं में एक आध आंसू भी बहा देते हैं। वे हर क्षेत्र के महान लोगों द्वारा अभिभूत होते हैं और प्रकृति के रहस्यों पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वे सिम्फनी में डूब जाते हैं और अपनी स्पीकर्स की आवाज़ में खो जाते हैं। वे जितने ज़्यादा पूर्ण निराशावादी होते हैं, उन्हें स्टीरियो के उतने ही साजो सामान की ज़रूरत होती है। कुछ समय पहले हमने एक सेमिनार किया जिसमें हमने लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार समूहों में बांट दिया। फ्रेंड ने यह पता लगाने का फैसला किया कि पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों वाले समूह में कितने लोगों की संगीत में रुचि थी। उन्होंने ग्रुप लीडर से कमरे में मौजूद संगीत की अभिरुचि वाले लोगों की गिनती करके हमें बताने के लिए कहा। जब ग्रुप लीडर लौटा तो उसने हमें यह बताया कि हमारी पहली समस्या तो संगीत की अभिरुचि को परिभाषित करने की थी। हम में से कुछ लोगों को लगा कि इसका मतलब यह है कि संगीत बजाने की प्रतिभा होनी चाहिए, जबकि बाकी लोगों का विचार यह था कि इसके लिए सिर्फ संगीत को पसंद करना ही काफ़ी है। हमने कुछ समय तक इस बारे में विचार किया और फिर वोटिंग करवाने का फैसला किया, एक संगीत को पसंद करने के लिए और दूसरा संगीत बजाने की प्रतिभा के लिए। मैंने पूछा कि उनमें से कितने लोग संगीत को पसंद करते हैं। इस पर 18 लोगों ने अपने हाथ उठा लिए। जब मैं संख्या लिखने लगी तभी एक युवक ने पूछा, इसके लिए शास्त्रीय संगीत पसंद होना चाहिए या फिर वर्तमान संगीत को पसंद करने से ही काम चल जाएगा? इस पर भी एक राय नहीं बन पाई, इसीलिए हमने एक बार फिर वोटिंग की। जो शास्त्रीय संगीत को पसंद करते थे और किसी भी तरह के संगीत को पसंद करते थे। फिर हम दूसरे हिस्से पर पहुंचे और मैंने पूछा कि उनमें से कितनों में संगीत बजाने की प्रतिभा है। 15 ने अपने हाथ उठाए, लेकिन एक महिला ने बीच में टोकते हुए पूछा, क्या इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप इस समय कोई वाद्य यंत्र बजाते हो या फिर अगर पहले कभी कोई यंत्र बजाया हो तो भी चल जाएगा? मैं हाई स्कूल के क्लैरिनेट में बजाती हूँ। इस मुद्दे पर भी गहन चर्चा होने लगी और हम सही जवाब तक तय करने की कोशिश करने लगे। जब हमने यह पता लगाने के लिए एक बार फिर वोटिंग करवाने का फैसला किया कि कितने लोग पहले वाद्य यंत्र बजाते थे और कितने इस वक्त बजाते हैं, तभी एक व्यक्ति ने यह सवाल किया कि अगर कोई कल से पियानो सीखने लगे तो क्या होगा? तभी हमारा समय खत्म हो गया और मैंने हार मान ली। अगर हमने यह काम लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के समूह को दिया होता तो वे सवाल को ही भूल गए होते। तीव्र क्रोधी व्यक्तियों का चेयरमैन पूछता, आप में से कितने लोगों में संगीत प्रतिभा है? और इसके बाद फौरन हाथ गिन लिए होते। शांत संतोषी व्यक्तियों के समूह ने कहा होता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ पूर्ण निराशावादी व्यक्ति ही संगीत की परिभाषा तय करने में 15 मिनट लगा सकते थे और 5 हिस्सों में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते थे। सूचियों, चार्टों, ग्राफों और आंकड़ों को पसंद करता है। हम सभी कभी कभार सूचियाँ बनाते हैं, लेकिन पूर्ण निराशावादी लोगों के लिए सूचियों, चार्टों और ग्राफों का प्रयोग जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पूर्ण निराशावादी मस्तिष्क इतने क्रमबद्ध तरीके से सोचते हैं कि वे आंकड़ों को उसी तरह देख सकते हैं जिस तरह लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति लोगों को देखते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति घटनाओं के बारे में सोचते हैं, जबकि पूर्ण निराशावादी व्यक्ति कॉलमों में सोचते हैं। विवियन ने मुझे बताया कि उसे चार्टों और ग्राफों से प्रेम है। उसका मानना है कि अगर वे लोगों को समझ में आ जाएं, तो सभी उन्हें पसंद करने लगेंगे। वह बाकी लोगों को उनके पीछे के सिद्धांत समझाने में अपना बहुत समय लगाती है और यह नहीं समझ पाती कि कुछ लोगों की उनमें ज़रा भी रुचि क्यों नहीं। जब उनमें प्रकृतियों की भिन्नताओं के बारे में सुना तो वह समझ गई कि 3/4 लोग
सबसे अच्छे ग्राफों और सबसे रंगीन चार्टों पर भी रोमांचित क्यों नहीं होते हैं। हालांकि सुनियोजित होने से हर व्यक्ति को उच्च स्तर पर पहुंचने में मदद मिलती है, लेकिन पूर्ण निराशावादी व्यक्ति के लिए जो ये जीवन की मूल आवश्यकता है। जीवन को क्रमबद्ध बनाने के लिए मेरे पति फ्रेंड अपनी शर्ट की जेब में 3 बाई 5 इंच के कार्डों का पैकेट रखते हैं। हर दिन काम होने के बाद उन्हें बदल दिया जाता है। उनकी उसी जेब में 6 अलग अलग तरह के पेन भी रखे होते हैं। उनके जैकेट के जेब में 3 पेंसिलें रखी रहती हैं और फ्लैश लाइट वाला पेन भी, ताकि मध्यम रोशनी वाले रेस्तरां में मेनू पढ़ा जा सके और अंधेरे थिएटर में गिरे हुए सामान को खोजा जा सके। उनके पैंट के सामने वाली दाईं जेब में एक पेन नाइफ और चिल्लर हमेशा रहती है, जबकि बाएं जेब में नील कटर रहता है। रुमाल पैंट के पीछे वाली दाईं जेब में रहता है और पर्स बाईं जेब में। वे सुबह पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं, हालांकि उनके कपड़ों पर यहाँ वहाँ थोड़े उभार दिखते रहते हैं। डेट्रॉइट की बारबरा ने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का आदर्श घरेलू विवाह किया। उन्होंने पूरे कार्यक्रम के चार्ट बनाने में महीनों मेहनत की और परिवार के हर सदस्य के लिए निर्देश टाइप किए, जिनमें उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां बताई गई थी। उन्होंने दरवाजे की घंटी पर टेप चिपका दिया ताकि कोई घंटी न बजा सके। उन्होंने दरवाजे पर एक तख्ती भी टांग दी कि विवाह चल रहा है। उन्होंने सभी फ़ोनों के तार निकाल दिए और प्रमुख दरबार के लिए विस्तृत समय चार्ट तैयार करके दे दिया। अन्य कर्तव्यों के अलावा शादी शुरू होते ही उसे एयर कंडीशनर बंद करना था, ताकि पंखों की आवाज़ से व्यवधान ना पड़े। घुमावदार सीढ़ियों के सबसे ऊपर एक बड़ी तख्ती पर बारबरा ने दुल्हन के लिए आखिरी निर्देश भी टांग दिया था कि मुस्कुराओ। विस्तृत वर्णन के प्रति जागरूक। जीवन की बहुत सी छोटी छोटी बातों पर मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ, लेकिन वे बातें पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए तौर पर टॉयलेट पेपर को ही ले। मैं बिना कुछ सोचे समझे टॉयलेट पेपर को रोलर पर लगा देती थी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रोलर किस तरफ घूमेगा। लेकिन फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैं यह काम गलत तरीके से करती हूँ। मैंने पूछा, यह गलत कैसे है? यह वहाँ न लगा तो क्या हो गया? मेरे पति ने आह भरते हुए कहा, हाँ लग तो गया, लेकिन यह गलत तरफ लगा है। तुमने इसे उल्टा लगा दिया है। मैंने घूर कर देखा। बहरहाल मुझे यह समझ में नहीं आया कि टॉयलेट पेपर उल्टा कैसे लग सकता है। इस पर उन्होंने मुझे बताया कि टॉयलेट पेपर रोल के सामने से बाहर आना चाहिए, दीवार की तरफ नहीं जाना चाहिए, जहां आपको इसका सिरा खोजना पड़े। मेरे ख्याल से किसी को इसकी खोज में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ता, लेकिन मैं यह काम अपने पति के तरीके से करने के लिए सहमत हो गई और मैंने यह बात याद रखी। बरसों बाद जब छापे वाला टॉयलेट पेपर आया तो फ्रेड मुझे यह दिखाकर बहुत रोमांचित हुए कि सही तरीके से रोल लगाने पर छोटे छोटे फूल कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन उल्टा लगाने पर फूल वाला हिस्सा टाइल्स की तरफ हो जाता है। मुझे आखिरकार मानना पड़ा कि उनकी बात सही थी। तब कहीं जाकर मुझे तसल्ली हुई। अब जब मैं किसी के घर जाती हूँ और देखती हूँ कि टॉयलेट पेपर गलत तरीके से लगा है, तो मैं उसे निकालकर सही तरीके से लगाने से खुद को रोक नहीं पाती हूँ। जब फ्रेड हमारे सेमिनारों में यह उदाहरण देते हैं तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि बहुत से पूर्ण निराशावादी लोग आकर उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनके जीवन साथी के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि टॉयलेट पेपर लटकाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति हर बात का ध्यान रखने में माहिर होते हैं, इसीलिए वे लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के उत्कृष्ट सह यात्री होते हैं, क्योंकि वे हवाई जहाज़ टिकट संभाल सकते हैं, सामान का ध्यान रख सकते हैं और यह भी याद रख सकते हैं कि कौन सा गेट बताया गया है। कमेटियों में भी पूर्ण निराशावादी व्यक्ति वरदान होते हैं, क्योंकि वे विस्तृत वर्णन वाले ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिन्हें लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे, क्या हम इस प्रोजेक्ट का खर्च उठा पाएंगे? हॉल के किराए पर कितना खर्च आएगा? आपके हिसाब से कितने लोग आएंगे?
आप कितना किराया लेंगे? क्या इस काम को लोग पसंद करेंगे? क्या आपको एहसास है कि आपने कार्यक्रम की जो तारीखें चुनी हैं वे ईस्टर के वीकेंड की हैं? पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों का संतुलन न हो तो कई कमेटियां जोश में अजीबोगरीब हवाई काम कर देंगी, लेकिन कीमत के बारे में नहीं सोचेंगी। क्रमबद्ध और सुनियोजित। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति जीवन में आनंद की तलाश करते हैं, जबकि पूर्ण निराशावादी व्यक्ति जीवन में क्रमबद्धता की तलाश करते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति गंदे किचन या ठसाठस भरी डेस्क पर काम कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण निराशावादी व्यक्ति क्रमबद्धता और सुव्यवस्थित चीज़ों के बिना काम नहीं कर सकते। एक लड़की ने मुझे बताया कि वह जेब खर्च कमाने के लिए स्कूल के बाद एक महिला के घर की सफाई करने में उसकी मदद करती थी। उसने अपना काम पूरा कर लिया और सभी बोतलों को अलमारी में जमा कर दिया। जब वह चलने लगी और मुड़ी तो महिला ने उसे बुलाकर बताया कि उसने सामान सही तरीके से नहीं जमाया है। लड़की ने मुंह से आह निकल गई जब उस महिला ने उसे शेल्फ पेपर पर बने गोले दिखाए, जो इस बात के संकेत थे कि हर डिब्बा या बोतल कहाँ रखी जाए। एजॉक्स के लिए गोला, विंडेक्स के लिए अंडाकार आकृति, डिटर्जेंट के लिए आयत, ब्लीच के लिए बड़ा गोला। उस महिला ने हर चीज़ को सही जगह पर रखते हुए कहा, जब आप सामान को सही क्रम में रखते हैं तो आपका हाथ उस पर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पहुंच सकता है। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति सुव्यवस्थित अलमारियों को पसंद करते हैं। फ्रेंड ने छोटी आस्तीन की शर्टों, निट शर्ट्स और ड्रेस शर्ट्स के लिए अलग अलग खंड बना रखे हैं। उनका हर पैंट एक अलग हैंगर पर टंगा होता है और उसमें बेल्ट भी लगा रहता है, ताकि एक पैंट उठाने के चक्कर में दो पैंट न खिंच जाएं या जल्दीबाजी में सही बेल्ट न खोजना पड़े। उनके जैकेट और पैंट गोलाकार क्रम में टंगे रहते हैं। रात को वे उन्हें उतारकर बाईं तरफ रख देते हैं और अगले दिन दाईं तरफ के कपड़े निकालते हैं। इस तरह से शैली में विविधता आती है और कपड़े क्रम से पहने जाते हैं। उनके जूते अलमारी के नीचे वाले खंड में करीने से जमे रहते हैं और वे उन सब पर महीनों में एक बार बहुत अच्छी तरह पॉलिश करते हैं। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो लोकप्रिय आशावादी शैली में फ्रेंड के कपड़े रखती थी। मुझे लगता था कि जैसे तैसे कपड़े अंदर रखने के बाद अगर दराज बंद हो जाए तो किला फतेह हो जाता है। एक दिन फ्रेंड ने कहा, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि तुम मेरे कपड़े धोती हो, लेकिन आगे से तुम उन्हें अंदर रखने की बजाय बाहर ही छोड़ दिया करो। उन्हें मैं अपने हिसाब से खुद अंदर रख लूँगा। जब मैंने अपना अक्सर पूछा जाने वाला सवाल पूछा, मुझसे क्या गलती हो रही है, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं उनके मोजों को मोड़ कर दराज में फेंक देती हूँ। फिर उन्होंने हर मोजे के बीच में सही तरह से तह करके बताया और उन्हें इस तरह जमाया ताकि सबका एड़ी वाला हिस्सा एक दिशा में रहे। जब उन्होंने यह सुव्यवस्थित कार्यक्रम पूरा कर लिया तो उनके दराज का सामान जिंगलो पजल की तरह बढ़िया तरीके से जम गया। 40 साल में मैं कभी पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों की सुगढ़ता से कपड़े तह करने की कला नहीं सीख पाई हूँ। इसके बजाय मैं तो उस मज़ेदार अनुभव से ही रोमांचित हो जाती हूँ कि जब अस्त व्यस्त दराज में किसी चीज़ के मिलने से ही दिल खुश हो जाता है। एक डॉक्टर की पूर्ण निराशावादी पत्नी ने सामाजिक मेल मिलाप का रिकॉर्ड रखने के लिए डबल फाइलिंग सिस्टम तैयार किया। एक फाइल बॉक्स में कार्यक्रम के अनुसार कार्ड रखे थे, जैसे क्रिसमस 1975, ईस्टर 1980 और उन सभी लोगों की सूचियां थी जिन्होंने उसमें भाग लिया था। साथ ही उस दिन का मेनू भी था। दूसरे बॉक्स में अतिथियों के नाम के कार्ड्स थे जो वर्णमाला के क्रम में जमे थे। हर कार्ड में उस व्यक्ति के आने की तारीख लिखी थी। मेन्यू पर भी उसकी प्रतिक्रिया भी लिखी थी और एक कॉलम बना था जिस पर लिखा था कि क्या उस मेहमान ने धन्यवाद का पत्र भेजा था। पीछे यह रिकॉर्ड भी था कि क्या उस मेहमान ने उसे अपने घर बुलाया था।
इस तरह उस महिला के पास पिछले 14 सालों की हर डिनर पार्टी का हर वर्णन था। जो लोग इस प्रकृति के नहीं हैं, उनके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के लिए सुव्यवस्था और क्रमबद्धता कितनी महत्वपूर्ण होती है। वैसे हम सभी अगर इस दिशा में थोड़ा ध्यान दें तो इससे हमें मदद मिल सकती है। साफ सुथरा। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों का पहनावा आमतौर पर अच्छा होता है और उनके कपड़े बेदाग रहते हैं। पुरुष कार्यकुशल दिखते हैं और महिला का हुलिया बिल्कुल सही होता है। वे अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं, इसीलिए कई बार तो वे दूसरों के फेंकी हुई चीज़ें भी उठा लेते हैं। जब 15 साल पहले फ्रेड और मैं यूरोप गए थे तो हमारे समूह में 2 लोकप्रिय आशावादी महिलाएं थीं, जिनकी दिलचस्पी बस संग्रहालयों और गिरजाघरों के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाने में थी। उनके सूटकेस में पोलराइड फिल्म भरी हुई थी और जब बाकी लोग पार्थेनॉन के बारे में टूर गाइड का वर्णन सुन रहे थे तो वे पोर्टिको के खंभों के पास खड़ी होकर तस्वीरें खिंचवा रही थी। जब वे पोलराइड कैमरे से तस्वीरें बाहर निकालती थी तो तस्वीर के साथ चिपकने वाले काले कागज़ वहीं फेंक देती थी और फोटो खिंचवाने में नए स्थान की तलाश करती थी। फ्रेड की साफ सफाई की इंद्रियों को यह बात गवारा नहीं थी कि अमेरिकी लोग चिपकाने वाले कागज के टुकड़े पूरे यूरोप में बिखेरते जाएं। इसीलिए वे 2 सप्ताह तक उनके पीछे पीछे चलते रहे और महलों को साफ रखने में योगदान देते रहे। एक बार उन्होंने उन महिलाओं को उनकी मूर्खता दिखाने की कोशिश की और उनमें से एक को उसका फैलाया कचरा थमाते हुए धीरे से कहा, माफ़ कीजिए, यह आपके हाथ से गिर गया था। उस महिला ने जवाब दिया, ओहो, कोई दिक्कत नहीं है, यह हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे बेटे ने बचपन से ही पूर्ण निराशावादी प्रकृति का प्रदर्शन किया है। वह अपने पालने की छड़ों के बीच से हमारा विश्लेषण करता था। छुटपन में वह अपने खिलौनों से साफ सुथरे ढंग से खेलता था और झपकी लेने से पहले अपने सभी ट्रक जमा कर रखता था। जैसे ही वह अपना बिस्तर लगाने लायक बड़ा हुआ, उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि उसकी चादर की सभी बड़ी लाइनें सीधी हों और किनारे भी। वह हर दिन अपने हर खिलौने को एक ही जगह पर रखता था और अगर कोई उसका खिलौना हटा भी देता था तो उसे पता चल जाता था। एक पूर्ण निराशावादी युवक ने मुझे बताया कि उसे एक लोकप्रिय आशावादी युवती के साथ डेटिंग पर जाना था। वह उसे लेने के लिए निर्धारित समय पर उसके ऑफिस पहुंच गया। वहां उसकी डेस्क की हालत देखकर वह स्तब्ध रह गया और इस बात पर भी कि वह किसी काम के लिए चली गई थी और स्पष्ट रूप से यह भूल गई थी कि उसे डेटिंग पर जाना है। जब वह बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा तो उसका ध्यान पास वाली डेस्क की तरफ गया जो साफ़ सुथरी थी। डेस्क के कैलेंडर पर साफ़ सुथरी इबारत थी। पेंसिलों की नोक वाले सिरे एक दिशा में थे और इन तथा आउट बास्केट खाली थी। जब साफ़ सुथरी डेस्क वाली लड़की अंदर आई तो वह उसके साथ बातचीत करने लगा। उस लड़की का पहनावा आकर्षक था और वह जानती थी कि वह क्या कर रही थी। उस युवक ने कहा, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत लड़की के पीछे पड़ा था। वैसे भी वह तो आई नहीं थी, इसीलिए मैं दूसरी लड़की को लंच पर ले गया और तब से हम क्रमबद्ध तरीके से लगातार डेटिंग कर रहे हैं। पूर्णतावादी और उच्च मानदंड। जीवन में पूर्ण निराशावादी व्यक्ति का सूत्र वाक्य होता है, अगर कोई काम करने लायक है तो वह अच्छी तरह से करने लायक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उस काम को कितनी तेज़ी से कर सकता है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि वह उस काम को कितनी अच्छी तरीके से कर सकता है। गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और जब किसी काम का जिम्मा पूर्ण निराशावादी व्यक्ति के पास हो तो जान लें कि काम सही तरह से और सही समय पर हो जाएगा। सिंडी ने मुझे बताया कि उसके पूर्ण निराशावादी पति फिल अपने घर पर पेंट करवाना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह काम सिर्फ वे ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। वे हर पटिए को
सैंड पेपर से रगड़ने लगे। घर को पेंट करने में पूरा 1 साल लग गया, जिस दौरान घर बहुत गंदा दिखने लगा। साल के अंत तक उन्होंने इस पर शानदार पेंट कर दिया था। बहरहाल इसके बाद उनका तबादला हो गया और उन्हें घर बेचना पड़ा। उस महिला ने स्वीकार किया कि उसके पति ने इतना बढ़िया पेंट किया था कि उसकी बदौलत उन्हें मकान की ज़्यादा कीमत मिली। हमारे पूर्ण निराशावादी पेपर बॉय ने मुझे कुछ मुड़े तुड़े डॉलर दिखाते हुए कहा कि किसी को देने से पहले वह हमेशा उन पर प्रेस करके उन्हें सीधा कर देता है, क्योंकि उसे मुड़े तुड़े नोटों से चिढ़ है। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों की अपने पैसों पर प्रेस कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही सुघड़ गृहिणी हूँ, लेकिन मेरे पूर्ण निराशावादी बेटे को लगता है कि मैं उसके स्तर तक नहीं पहुँची हूँ। एक बार जब मैरिटा और मैं कुछ दिनों तक यात्रा पर बाहर गए तो फ्रेडी ने राहत की सांस ली। उसने अपने पिता से को तरफ देखते हुए कहा, अब महिलाएं तो चली गई, अब मैं इस घर को सही तरीके से जमा सकता हूँ। पहली शाम उसने फर्श पर वैक्यूम किया, लिविंग रूम के फर्नीचर पर पॉलिश की और शेल्फ पर रखी चीज़ों को पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों की तरह सीधा कतार में रख दिया। आजकल के युग में दोयमता आम हो चुकी है, लेकिन पूर्ण निराशावादी व्यक्ति उच्च मानदंडों की मशाल हैं, जिनका बाकी लोगों को अनुसरण करना चाहिए। मितव्ययी। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों की फितरत होती है कि उन्हें बर्बादी अच्छी नहीं लगती और वे पैसे बचाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे पति अखबार से रिबेट कूपन सफाई से काटते हैं और सही वक्त के लिए जमा कर रखते हैं। अगर मैं कभी ये काम करूं तो मैं अखबार को आड़ा तिरछा फाड़ लूँगी और स्टोर में अजीबो तरीके से पन्ने लेकर पहुंच जाऊंगी। फ्रेड के जीवन का महत्वपूर्ण पल तब आता है जब 1 पाउंड कॉफ़ी पर उन्हें कूपन के कारण $1 की छूट मिलती है और सुपरमार्केट में डबल कूपन डे होता है। एक बार तो मैं कैन में भी डबल कूपन निकला और फ्रेड इस बात से उत्साहित हो गए कि उन्हें एक तरह से कॉफ़ी पीने के बदले 37 सेंट दिए जा रहे हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति इन रिबेट कूपनों का कभी फ़ायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन पूर्ण निराशावादी व्यक्ति यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उन्हें वह हर चीज़ मिले जिसके वे हकदार हैं। फ्रेड न सिर्फ रिबेट कूपनों की तलाश में रहते हैं, बल्कि वे डस्टबिन उलट पुलट कर भी यह देखते हैं कि मैं कहीं कोई काम का सामान तो नहीं फेंक रही हूँ। वे यह फैसला करते हैं कि मेरे धोने के बाद उस गंदे डिब्बे का उपयोग हो सकता है। वे यह फैसला करते हैं कि जिन केलों को मैंने फेंक दिया है वे काम आ सकते हैं तथा पुरानी झाड़ू अभी कुछ समय तक और चल सकती है। अगर मैं किसी चीज़ को उनसे छिपाकर फेंकना चाहूँ तो मुझे उसे पड़ोसी के डस्टबिन में ही छिपाना पड़ेगा। मेरी दादी रस्सी संभाल कर रखती थी। उनके पास एक डिब्बा था जिस पर लिखा था, इतनी छोटी रस्सियाँ जिनका उपयोग नहीं हो सकता। मेरी पहचान की एक महिला पूर्ण निराशावादी है। उसे बचे हुए खाने को प्लास्टिक के एक बड़े डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देती है। वह ऊपर हर आइटम के नाम के सामने उसे रखने की तारीख भी लिख देती है। वह ताज़े बचे खाने के पीछे रखती है और बाकी डिब्बों को आगे खिसका देती है। इस तरह वह बचे हुए खाने को क्रम से खाती है और कोई चीज़ कभी बर्बाद नहीं होती। गहरी चिंता और सहानुभूति। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति दूसरों की सच्ची चिंता करते हैं, उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बनने की कोशिश करते हैं तो पूर्ण निराशावादी व्यक्ति दूसरों का अवलोकन करते हैं और उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। मेरी एक पूर्ण निराशावादी सहेली ने मुझे बताया कि जब उसने टीवी पर वियतनाम के अनाथों से भरा हवाई जहाज़ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर उसके तीव्र क्रोधी पति ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने, किसी को भी तो नहीं जानती हो। जब हम परेड देखने जाते हैं तो फ्रेंच सैनिकों को देखकर भाव विह्वल हो जाते हैं और उन सभी अमेरिकी सैनिकों को याद करने लगते हैं जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।
बहरहाल उस वक्त मैं भीड़ में किसी परिचित चेहरे की तलाश करती हूँ और परेड के बाद किसी जश्न की उम्मीद करती हूँ। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति उत्कृष्ट सलाहकार साबित होते हैं क्योंकि वे दूसरों के दिलों में झांकने में निपुण होते हैं। वे लोगों की समस्याओं को सुनने, उनका विश्लेषण करने और उनका उचित समाधान खोजने के इच्छुक होते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति किसी दूसरे की समस्या के बारे में इतनी लंबी बात नहीं सुन सकते। वे किसी नकारात्मक बात में शामिल होना भी पसंद नहीं करते। लेकिन पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के मन में दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति होती है और वे उनकी परवाह करते हैं। आदर्श जीवन साथी खोजते हैं। चूंकि पूर्ण निराशावादी व्यक्ति पूर्णतावादी होते हैं, इसीलिए वे चाहते हैं कि उन्हें आदर्श जीवन साथी मिले। वे सावधानी से दोस्त चुनते हैं और पहले इस बात की तसल्ली कर लेते हैं कि वे उनके मानदंडों पर खरे उतरें। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों की तरह उन्हें बहुत सारे परिचितों की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें तो बस थोड़े से ही निष्ठावान मित्रों की ज़रूरत होती है। मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखने से पहले फ्रेड ने एक चार्ट बनाया था जिसमें उन्होंने उन सभी गुणों को लिख दिया जो वे अपनी पत्नी में चाहते थे। उन्होंने इन सभी बिंदुओं पर मेरी जांच करके पाया कि मैं लगभग 90% योग्यताओं को पूर्ण करती हूँ। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि शादी के बाद वे शेष 10% को भी सही कर लेंगे। लेकिन हमारी शादी के बाद क्या हुआ? छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी दिखने लगी और जो गुण मुझ में नहीं थे वे अनिवार्य नजर आने लगे। कुछ समय बाद फ्रेड इस बात पर हताश हो गए कि मैं उनके मानदंडों पर कितनी कमज़ोर हूँ। जब उन्होंने मुझे चार्ट के बारे में बताया तो मुझे यह जानकर सदमा लगा कि उन्होंने ग्राफ के पैमाने पर मेरी जांच की थी। मैं इस बात से तो और भी ज़्यादा विचलित हो गई कि उनके हिसाब से मैं असफल हो गई थी। अगर उस वक्त हम प्रकृतियों के अंतर के बारे में जानते तो मैं उनकी पूर्णता की इच्छा और चार्टों के मोह को समझ सकती थी और उन्हें यह एहसास हो सकता था कि लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति के लिए उनके मानदंड बहुत ऊंचे हैं। हम दोनों ही कई अन्य समस्याओं से भी बच सकते थे। जब हमने यह कहानी विटियर के सामने एक सेमिनार में बताई तो एक सुंदर युवती हमसे बात करने के लिए आई। बरसों पहले उसने आदर्श पति के 12 गुणों की सूची बनाई थी और डेटिंग करते वक्त वह इसी सूची के आधार पर युवकों का मूल्यांकन करती थी। सबसे अच्छे युवक में 9 गुण थे और उसने 7 साल पहले उससे सगाई कर ली थी। शादी के बाद से पहले वह उसके पूरी तरह सुधरने का इंतज़ार कर रही थी। हमने सुझाव दिया कि या तो वह उससे इस हाल में ही स्वीकार कर ले या फिर उसे आज़ाद कर दे ताकि वह 9 गुणों या इससे कम गुणों वाली सूची वाली लड़की को खोज सके। बाद में उसने हमें बताया कि उसने सगाई तोड़ दी है। जीवन में आदर्श की खोज करना एक सकारात्मक लक्ष्य है, लेकिन हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमें इस दुनिया में आदर्श जीवन साथी कभी नहीं मिल पाएंगे। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति आदर्शवादी, सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। समझदार व्यक्ति आगे आने वाली समस्याओं को भांपकर उनका सामना करने की तैयारी करता है। मूर्ख कभी आगे नहीं देखता है और परिणाम भोगता है। अध्याय 5। आइए अपनी भावनाओं को समझें। यहाँ पर हम विचार करने के लिए कुछ देर के लिए टाइम आउट लेते हैं। मुझे लगता है कि आप अब तक खुशमिजाज, लोकप्रिय आशावादी और गूढ़ विश्लेषणात्मक पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के बारे में समझ गए होंगे। हालांकि इन दोनों प्रकृतियों के व्यक्ति उद्देश्य और प्रतिक्रियाओं में एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन उनमें कई गुण समान हैं। ये दोनों ही भावुक होते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति भावनाओं के हिसाब से जीते हैं और उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी आते हैं। हो सकता है कि आम लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति के जीवन में दोपहर से पहले ही 6 भावनात्मक संकट आ जाएं। उसके लिए हर चीज़ या तो बहुत बढ़िया या बहुत बुरी होती है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। एक उदाहरण देखें। लोकप्रिय आशावादी माँ फ़ोन पर खुशी खुशी बात कर रही है, तभी उसका बच्चा कुर्सी से गिर पड़ता है। वह चीखती है, वह मर गया, और फ़ोन पटक देती है। वह बच्चे को उठाकर पूरे घर में भागती है और उसके साथ साथ चीखती है और चीखती हुई बैंडेड खोजती है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। पादरी मिलने आए हैं। वह उन्हें अंदर बुलाती है। बच्चे को पालने में लिटाने के लिए भागती है।
खून पोंछने के लिए उसकी तरफ टॉवल उछाल देती है और कहती है, रोना बंद करो, पादरी आए हैं। फिर वह लिविंग रूम में मुस्कुराती हुई जाती है और बड़े प्यार अंदाज में कहती है, कितना सुहाना दिन है। क्या आपको एहसास है कि इस तरह के जीवन से लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों को कितना भावनात्मक नुकसान होता है? अगर आप लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति की भावनाओं को ग्राफ पर उतारें तो यह इस तरह ऊपर नीचे होने लगता है। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति हाशिए पर खड़ा होता है और इतने उथल पुथल भरे जीवन को देखकर आलोचनात्मक निर्णय लेता है। काश वह शांत रहना सीख ले, काश वह अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख ले। लंबा पैटर्न। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों को यह एहसास ही नहीं होता कि वे भी भावुक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके उच्च बिंदु ज़्यादा ऊंचे होते हैं और निम्न बिंदु ज़्यादा नीचे होते हैं, तथा पूरा पैटर्न ज़्यादा लंबा चलता है। मान लीजिए इस समय पूर्ण निराशावादी व्यक्ति सामान्य मूड में है। अब तक उसे किसी बात से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। जब वह अपना लंच बैग उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी लोकप्रिय आशावादी पत्नी उसके लिए सैंडविच बनाना भूल गई है। वह यह बात बताते समय उसे घूरकर देखता है। वह फौरन भागकर सैंडविच बनाने लगती है। सलाद काटते वक्त समय वह अपनी उंगलियां चाटती है और वह सोचता है कि कितनी बुरी हरकत है, लेकिन जाहिर है वह उसकी पत्नी की तरह भावुक नहीं है, इसीलिए चुप रहता है। पत्नी सैंडविच उठाती है और ड्रॉर खोलती है जिसमें बैग रखे होते हैं। ड्रॉर फंस जाता है, इसीलिए वह उसे खोलने के लिए ज़ोर लगाती है। इस कारण वह पीछे की तरफ गिर जाती है और उसके साथ ही सैंडविच भी गिर जाता है। पति उसे फर्श से सैंडविच उठाकर दोबारा रखते हुए देखता है। ऐसा करते समय वह कहती है, थोड़ी सी धूल से किसी को नुकसान नहीं होता है। इससे पूर्ण निराशावादी व्यक्ति का पेट दहलने लगता है और वह सोचने लगता है कि काश उसके मन में मैकडॉनल्ड्स जाने का विचार आ जाता। घर से निकलते समय वह ऊपर से तो शांत दिखता है, लेकिन मन में ही मन भुनभुनाता रहता है। अगले दिन पत्नी फिर सैंडविच बनाना भूल जाती है और पति उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन फिर खुद ही सैंडविच बनाने लगता है। सलाद बासी है और ब्रेड सूखी है, क्योंकि पत्नी उसे ठीक से लपेट कर नहीं रखा है। वह इस बात को स्पष्टता से अपनी पत्नी को बताता है, जो रोने लगती है क्योंकि वह बहुत भावुक और अस्थिर है। तीसरे दिन वह खुद ही सैंडविच बनाता है। पिछली रात को वह सारा सामान घर ले आता है। जब वह अपनी पत्नी को फ़ोन पर बातें करते और हंसते हुए सुनता है तो भुनभुनाता रहता है, क्योंकि इस समय उसे अपने पति के बारे में सोचना चाहिए था। वह बिना गुड बाय किए चल देता है और निकलते समय धड़ाम से दरवाज़ा बंद करता है। पत्नी को थोड़ा विचलित तो करना ही चाहिए। उसी रात को घर लौटने के बाद वह चुपचाप रहता है। पत्नी उससे पूछती है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और यह खेल चलता रहता है। जब वह एक सप्ताह तक हताश रहता है तो पत्नी उससे सच्चाई उगलवा लेती है। अब वह जान जाती है कि पति का मुंह इसलिए फूला हुआ है क्योंकि वह उसके लिए सैंडविच बनाना भूल गई थी। वह चिल्लाती है, तुमने सैंडविच जैसी छोटी सी चीज़ के कारण मुझसे एक सप्ताह तक बात नहीं की। पति की हताश और बढ़ जाती है। वह सोचने लगता है कि उसकी पत्नी इतनी भावुक क्यों है। जब कई सप्ताह तक पत्नी नियम से सैंडविच बनाती है, तब कहीं जाकर वह दोबारा सामान्य हो पाता है। क्या आपको पैटर्न दिख गया? वे दोनों ही भावुक हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के मूड हर मिनट ऊपर नीचे होते रहते हैं, जबकि पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के मूड हर महीने ऊपर नीचे होते रहते हैं। दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। हर व्यक्ति दूसरे को भावुक मानता है। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति यह साबित कर सकते हैं कि लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति बहुत अधीर और बेचैन होते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों को यकीन ही नहीं होता कि कोई इतनी छोटी बात का बुरा मान सकता है। जब वे दोनों अपने भावनात्मक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें पता चलता है कि उनमें बहुत सी समानताएं हैं। वे दोनों ही भावनात्मक हैं, बस उनकी गति अलग अलग होती है। अगर वे अपनी समस्याओं पर बातचीत करें तो उनके बीच का तनाव कम हो सकता है। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के सामने हर दिन जो संकट आते हैं, उन्हें कम करने में पूर्ण निराशावादी व्यक्ति मदद कर सकता है।
इस तरह लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति बेहतर नियोजन और संवेदनशीलता से पूर्ण निराशावादी व्यक्ति की हताशा को रोक सकते हैं। सशक्त, क्रोधी और शांत संतोषी लोगों से निपटना। लोकप्रिय आशावादी और पूर्ण निराशावादी व्यक्ति भावुक और परिस्थितिजन्य होते हैं, लेकिन सशक्त, क्रोधी और शांत संतोषी व्यक्ति इतने जटिल नहीं होते। सशक्त क्रोधी व्यक्ति सीधा, स्पष्ट और सक्रिय होता है, जिसका एक ही लक्ष्य होता है, इस काम को मेरे तरीके से करो अभी। शांत संतोषी व्यक्ति लचीला, आरामदेह और सहज होता है, जो विवाद और संघर्ष से बचना चाहता है। अगर कोई सही तरीके से काम न करे तो सशक्त क्रोधी व्यक्ति को क्षणिक गुस्सा आ सकता है, लेकिन गलती करने वाले को अच्छी तरह समझाने के बाद वह मामले को खत्म मान लेता है और फिर से सामान्य हो जाता है। शांत संतोषी व्यक्ति जब समस्या से बचने के लिए दृढ़ संकल्प के बावजूद नहीं बच पाते तो वे कुछ समय के लिए निराश हो सकते हैं। बहरहाल उनकी निराशा किसी को भी नज़र नहीं आती है। शांत संतोषी व्यक्तियों को अपने स्थिर मानसिक संतुलन पर गर्व होता है और वे कहते हैं, मैं कभी किसी को भी यह पता नहीं चलने देता कि मैं किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस कर रहा हूँ। आपको यह समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति कैसा महसूस कर रहे हैं। उनके उतार चढ़ाव बिजली के बल्ब की तरह स्पष्ट होते हैं। इसी तरह पूर्ण निराशावादी व्यक्ति के मूड के बारे में भी पता लगा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि वे अपने साथ कमरे में काले बादल लाए हैं या नहीं। लेकिन सशक्त क्रोधी व्यक्ति हमेशा तूफानी गति से सबसे आगे चलते हैं और शांत संतोषी व्यक्ति स्थिर तथा संकोची होते हैं। जिस तरह लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति गहरे पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं और अंतर्मुखी पूर्ण निराशावादी व्यक्ति बहिर्मुखी लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं, उसी तरह सशक्त क्रोधी प्रकृति के लीडर्स शांत संतोषी अनुयायियों को पसंद करते हैं और शांत संतोषी व्यक्तियों का निर्णय वाला स्वभाव निर्णय लेने वाले व्यक्ति की तलाश में रहता है। जिस तरह लोकप्रिय आशावादी और पूर्ण निराशावादी व्यक्ति एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं, उसी तरह सशक्त क्रोधी और शांत संतोषी व्यक्ति भी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बशर्ते वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ लें और स्वीकार कर लें। जब हम आगे तीव्र क्रोधी और शांत संतोषी प्रकृतियों का अध्ययन करेंगे, तब आप मेरी बात का मतलब समझ जाएंगे।